ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर तुम चले गए तो बाहर आने पे तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन तुम अगर बार के अंदर भी रहे तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं और पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी आता है, और जिस टाइम सरजू बार के अंदर आता है ठीक उसी टाइम एक आदमी बार के बाहर जाता है, और जैसे ही वो आदमी बार के बाहर जाता है वैसे ही उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वहाँ के आसपास के लोग सब भाग जाते हैं। किसी को ये नहीं पता रहता कि गोली आखिर कहाँ से चली, और सड़कें सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त बार के अंदर एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े हुए लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। और बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए, और जब ये लोग टीवी पे न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में किसी पर कोई न्यूज नहीं होती है। फिर जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो देखते ही वो दोनों लाशें गायब हो जाती हैं, और साथ ही उनका फोन भी गायब हो जाता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सैतुर कहता है मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए। फिर सरजू कहता है कि शायद हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या फिर हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई एक भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से बैग को छुपा देता है, पर सरजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में वो सबको बताता है। फिर नाचो का बैग ले लिया जाता है, और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसके बैग से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। तभी वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और एलिना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ब्रीफकेस किसका है। तभी सरजू दावा करता है कि ब्रीफकेस उसका है, और जैसे ही सरजू ब्रीफकेस उठाता एक बार की औरत वो ब्रीफकेस उठा लेती है। सरजू ब्रीफकेस ओपन करने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है, और ब्रीफकेस के अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता इन्हें बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, और जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजा तोड़ के बाथरूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है और एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है, और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। और जैसे ही इन लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आए हुए होते हैं जिनके फेस पूरी तरह से कवर होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पे बहुत सारे टायर इकट्ठा करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि वो लोग उनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी की एक जगह पे बहुत सारी आग लग गई है जिसकी वजह से वो एरिया सील कर दिया गया है और उस तरफ कोई नहीं जा सकता। बार में फंसे हुए लोगों को ये समझ नहीं आता कि सरकार आखिर झूठ क्यों बोल रही है। फिर अचानक वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी फूल जाती है और साथ ही उसकी आंखें डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है, और मरने से पहले डू नॉट टच मी बोल के चला जाता है। फिर बाहर के लोग उसका फोन उठाते हैं तो देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। इसके मोबाइल में और भी फोटोज होती हैं जिसमें सारे आदमियों ने किसी वायरस से बचने वाली किट पहनी होती है। तभी सब आदमी समझ जाते हैं कि ये एरिया क्वारंटीन किया गया है और ये जो आदमी मरा है ये इन्फेक्टेड था, ये इन्फेक्शन की वजह से मरा है और हो सकता है कि यहाँ पे अब और भी लोग इन्फेक्टेड हो। वहीं पे नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करता है, और जब वो अपने फोन को टेबल पे चढ़ के ऊपर करता है तभी उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। ये बात वो सबको बताता है। तभी सभी उससे कहते हैं कि वो जल्दी से मीडिया को कॉल करके सब कुछ बता दे। तभी सैतुर बात करने के लिए टेबल पे चढ़ जाता है जिसकी वजह से टेबल टूट जाती है। तभी एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है। तभी एक लेडी उसको रोक देती है और कहती है इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस आदमी का था जो इन्फेक्टेड था, और अगर तुमने इस फोन को छू
लिया तो तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं, यानी कि अब नाचो और जिसने जिसने वो फोन को और उस इन्फेक्टेड आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है इस इन्फेक्टेड आदमी को नीचे तहखाने में लेके जाओ। इन लोगों को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ती है और ये सब उस डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। ऊपर बस 3 लोग बचे हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन नाम की औरत को सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। वो उन सबको तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलना शुरू करती है तो वहाँ पे रखी कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं और उसमें एक साइड से लिक्विड बहना स्टार्ट हो जाता है। तभी उन लोगों की नजर एक ड्रेनेज पे पड़ती है, यानी कि वो लोग आप पानी के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो पानी के रास्ते से वहाँ से बाहर निकलने पे तैयार हो जाता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पे ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। तभी अचानक इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है और गोलियों की आवाज सुनने की वजह से लोग काफी डर जाते हैं। तभी इन्हें ऊपर बार से धुआं दिखाई देता है, यानी किसी ने ऊपर बार के तीनों लोगों को मार के बार में आग लगा दी होती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी पूरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। पहले उन लोग कुछ करके इजराइल को पूरी तरह से ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। अब आग पूरी तरह से बुझ जाती है। अब वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है जिसे वो उठा लेता है और चुपचाप रख लेता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये लोग बड़ी ही खामोशी से अंदर से सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि बाहर अगर किसी को भी जरा सी भी भनक लग गई कि अंदर 5 लोग जिंदा हैं तो इन्हें भी मार दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। ये मोबाइल उसी मोटे आदमी का होता है जो अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन की वजह से मर गया था। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसमें एक आदमी इस आदमी से पूछता है क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। अभी ये आदमी जवाब देता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तो मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इसके बाद एलिना और पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी और 4 है। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है असल में वो वायरस ही वैक्सीन है। ये पढ़ के सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में एक डाउट आता है कि इस आदमी ने अगर वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। फिर अचानक से फोन बजना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो बात कर पाते फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर इन लोग किसी न किसी तरह से उसकी बैटरी को चार्ज करने में लग जाते हैं। तभी एलिना कहती है हमने इसकी चैट्स में पढ़ा था कि इसके पास 4 और है, तो क्यों ना हम लोग उस 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये लोग नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं मिलती। फिर ये लोग वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पे पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल उनमें से किसी एक का बलिदान मांगता है क्योंकि वो लोग 5 हैं और वैक्सीन सिर्फ 4, इसीलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन लगा के सबसे पहले अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पे बंदूक तान देता है, लेकिन तब तक इजराइल अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। इजराइल नाचो पे हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथों से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। वो लेडी नीचे तहखाने में जाके वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी उसके हाथ से छूट के वो वैक्सीन नीचे ड्रेनेज में गिर जाती है। अब तभी ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नीचे नाले में से कैसे निकाला जाए। इनमें से एलिना सबसे पतली होती है, तो सब लोग उससे पूछते हैं क्या तुम नीचे जाके वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। इसके बाद एलिना की बॉडी पे ऑयल लगाया जाता है और उसको नीचे ड्रेनेज में ढकेला जाता है। बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन को ढूंढ लेती है और बाहर आ जाती है। तभी नाचो एक तार में वैक्सीन बांधने को बोलता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 है। एलिना सबसे कहती है अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम लोग को नीचे आना होगा। इसके बाद वो लोग ड्रेनेज का छेद बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तभी वो वैक्सीन को एक गड्ढे में छुपा देती है। तभी वो सीढ़ियों से ऊपर जाके देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही है। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ऊपर जो बार में 3 लोग थे वो अब किसी न किसी तरह नीचे आ चुके होते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार नाचो उससे गोली लेकर वहीं पर उसे गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है तो
सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतुर को अपने गन पॉइंट पे लेता है और एलिना से वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। तभी एलिना इन लोगों को वहाँ ले जाती है जहाँ पे उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ड्रेनी पीछे चलते हैं। तभी अचानक ड्रेनी सैतुर को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करने लगती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए। तभी नाचो ड्रेनी से ऐसा करने से मना कर देता है। तभी ड्रेनी नाचो से कहती तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम लोगों की जान बच जाए। तभी नाचो ट्रेनी पे गन तान देता है लेकिन वो उसको नहीं मार पाता। तभी ट्रेनी उस नाचो के हाथ से गन ले लेती है और थोड़ी दूर जाके अपने आप को मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी सिर्फ 3 ही थे। अब तीनों एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं लेकिन इससे पहले ये लोग अपने आप को इंजेक्शन लगाते वहाँ पे इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैतुर पे पीछे से हमला करके उसको मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है, वो एलिना और नाचो के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो लोग सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है लेकिन इजराइल उन लोग का पीछा कर रहा होता है तो वो लोग नीचे वापस जा नहीं सकते थे। नाचो अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है और तभी इजराइल उसका पैर पकड़ के नाचो को नीचे ले जाता है जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास जो इंजेक्शन बचा है वो अपने शरीर में इंजेक्ट कर देती है और ड्रेनेज के ढक्कन को तोड़ के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने उस इलाके को सील किया होता है। तभी एलिना पे एक लेडी अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को कुछ होश नहीं होता है और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में हमें ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार में खांसता खांसता गया था वो असल में एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। इसी दौरान उनका अपना एक आदमी इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इसकी वैक्सीन भी मौजूद थी लेकिन ये ऑफिसर बीमार था इसीलिए वैक्सीन ने उस पर काम नहीं दिया। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका ऑफिसर उस बार के अंदर है तो उन लोगों ने उस एरिया को सील कर दिया ताकि कोई और भी इन्फेक्टेड ना हो पाए और उस वायरस को इसी जगह पे खत्म कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई बेगुनाह लोगों को मारना क्यों न पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए उन्हें ये मजबूरन कदम उठाना पड़ा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजा